हिमाचल प्रदेश में बीजेपी और कांग्रेस के विधायकों में इजाफा हो गया है। उपचुनाव के नतीजों के बाद विधानसभा की स्थिति बदल गई है। 2 जीत के साथ ही बीजेपी के पास अब 27 विधायक हो गए और उपचुनाव में 4 जीत के साथ ही कांग्रेस के पास अब 38 विधायक हो गए। वहीं निर्दलीय विधायकों के इस्तीफे के बाद 3 सीटें खाली हैं। अभी हिमाचल में कांग्रेस सरकार पर फिलहाल कोई संकट नहीं है। तो हिमाचल में कांग्रेस सरकार पर फिलहाल कोई संकट नहीं है। हमारे दोनों साथी बने हुए हमारे साथ। प्रदीप ठाकुर का रुख करेंगे यहाँ पहले। उपचुनाव के नतीजों ने विधानसभा में सदस्यों की स्थिति बदल दी है। अब संख्या में इजाफा हो गया दोनों ही के, कांग्रेस और बीजेपी। प्रदीप, अब फिलहाल सरकार को तो जाहिर तौर पर कोई खतरा नजर नहीं आता है। क्या सरकार लंबे वक्त के लिए स्टेबल है? प्रदीप, बिल्कुल, देखिए, अब हम कह सकते हैं कि सरकार स्थिर भी है और सुरक्षित भी है। और जिस तरह का सियासी घटनाक्रम हुआ था और उसके बाद जो परिस्थितियां यहाँ पर बनी थी, तो सरकार पर संकट आ गया था, लेकिन वो बाद में टल भी गया था। और अब जिस तरह से उपचुनाव के रिजल्ट्स आए हैं, उसके बाद सरकार अब स्थिर हो गई है, स्टेबल है और सुरक्षित भी है, क्योंकि बहुमत के आंकड़े से ज्यादा इस वक्त संख्या बल कांग्रेस के पास हो गया है। हालांकि दिसंबर 2022 की अगर बात करें, जब विधानसभा के चुनाव के रिजल्ट्स निकले थे, उस वक्त कांग्रेस के पास 40 विधायक थे और 3 निर्दलीय विधायकों का समर्थन प्राप्त था उन्हें। वो एसोसिएट विधायक बन गए थे और 45 ये कुल मिलाकर संख्या बन गई थी। लेकिन हम कह सकते हैं कि 14 महीने के भीतर ही जब राज्यसभा चुनाव की नौबत आई, तो उस वक्त 9 लोगों ने क्रॉस वोटिंग की। उसमें 6 लोग कांग्रेस के अपने थे और 3 लोग निर्दलीय, जिन्होंने समर्थन दिया था सरकार को, उन्होंने क्रॉस वोटिंग की थी। और ऐसी स्थिति हिमाचल में बनी कि 6 जगह तुरंत जो है उपचुनाव हुए और लोकसभा चुनाव के साथ ये उपचुनाव संपन्न हुए हैं। और उस 6 में से 4 सीटें कांग्रेस वापस लेने में सफल हुई है, लेकिन 2 सीटें बीजेपी के खाते में गई हैं। और ऐसी स्थिति में जब हिमाचल में कांग्रेस के पास 34 विधायकों की संख्या रह गई थी, तो अब यह बढ़कर 38 हो गई है। फिलहाल अगर 68 विधानसभा का जो हिमाचल का सदन है, उसमें से 3 में अभी चुनाव होने हैं, तो कुल मिलाकर 65 का हाउस बनता है। और उसके लिहाज से भी देखें तो पर्याप्त बहुमत है। 68 की भी संख्या हो जाती है। 3 निर्दलीय चुनाव जीतकर, जो 3 निर्दलीय जहां पर खाली हुई है सीटें, जब वहां से चुनाव जीतकर प्रत्याशी आएंगे तो 68 की संख्या बनेगी, तब भी कांग्रेस के पास पर्याप्त बहुमत है। और अगर यूं कहें कि अगर किसी सूरत में तीनों जो उपचुनाव होने हैं उसको कांग्रेस पार्टी हारती भी है, उस स्थिति में भी कांग्रेस के पास पर्याप्त बहुमत रहेगा सरकार चलाने के लिए। तो हम ये कह सकते हैं कि सरकार स्थिर है, सुरक्षित है। लेकिन अब बात वही है कि पहले भी कांग्रेस के पास संख्या बल था, लेकिन पार्टी के भीतर चीजें ठीक नहीं चली और वहां पर बागी हो गए कांग्रेस के अपने विधायक। तो अब इन लोगों को, 38 लोगों को साथ रखना होगा। ये मुख्यमंत्री के पास प्रदीप, अब 3 सीटों पे और उपचुनाव होगा। उनके इस्तीफे मंजूर कर लिए स्पीकर ने। चुनाव के बाद ये फैसला लिया बड़ा स्पीकर ने, अब 3 सीटों पर और उपचुनाव होगा। क्या उसके बाद स्थिति में कोई बदलाव हो सकता है किसी किस्म का? बिल्कुल, देखिए, जैसा मैंने पहले भी जिक्र किया कि अगर मान लीजिए कांग्रेस पार्टी 3 निर्दलीय जो खाली हुई है सीटें निर्दलीय विधायकों वाली, वहां पर उपचुनाव हार भी जाती है, तो भी स्थिर है, सुरक्षित है सरकार, कोई परिवर्तन नहीं होगा। हाँ, इतना जोर है कि 27 संख्या इस वक्त बीजेपी के पास है। तो मान लीजिए वो तीनों जीत भी जाते हैं तो 30 उनकी संख्या हो जाएगी। तो ऐसी सूरत में भी सरकार को कोई खतरा नहीं है। लेकिन अब जो है कि पार्टी के भीतर जिस तरह की स्थितियां उत्पन्न हुई हैं, बागी विधायक हुए, तो अब आगे बागी कोई ना हो और सबको साथ लेकर चलने का समय अब आ गया है। लगभग 3-3.5 साल का जो सरकार का समय बचा है, तो उसमें मुख्यमंत्री को सबको साथ लेकर चलना होगा। अगर किसी विधायक की नाराजगी होगी तो वो भी देखनी होगी कि पार्टी ना टूटे, पार्टी एकजुट रहे, विधायक एकजुट रहे, कांग्रेस विधायक एकजुट रहे। इस पर अब ध्यान देना होगा ताकि राज्यसभा चुनाव वाली स्थिति ना पैदा हो, क्योंकि अभी 2 राज्यसभा के चुनाव और हैं हिमाचल में और 2 सीटें और खाली होनी है इसी टर्म में। तो हम कह सकते हैं कि अगर ये 2 और सीटें खाली होती है, सरकार के पास बहुमत बेशक है, वो राज्यसभा का या राज्यसभा के लिए यहाँ से जो उम्मीदवार है वो कांग्रेस का ही जीत कर जाना है। लेकिन पार्टी में सब लोग एकजुट होकर वोटिंग करें, तभी वो चीजें संभव हो पाएगी। तो पार्टी के भीतर किसी प्रकार की दरार ना हो, नाराजगी, मनमुटाव
टकराव ना हो, जो उनके मुद्दे हैं, शिकायतें हैं, उनका समय रहते निवारण अगर होता है तो फिर किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं आने वाले समय में रहेगी, क्योंकि फिर स्थिर और सुरक्षित सरकार इस वक्त है, संख्या बल पूरा है, कोई कमी नहीं है। अगर हम 2012 से 17 का सिनेरियो देखें, उस वक्त स्वर्गीय वीरभद्र सिंह मुख्यमंत्री थे, उन्होंने भी 36-37 विधायकों के दम पर सरकार चला ली थी 5 साल। तो अभी हम कह सकते हैं कि 38 की संख्या काफी संख्या बल इसको कह सकते हैं। और अभी जो 3 उपचुनाव होने हैं उसमें भी कांग्रेस की कोशिश रहेगी कि कम से कम अपने 40 की संख्या हम पूरी करें, जो जनादेश उन्हें 2022 में मिला था। ठीक है प्रदीप। मनोज, आपका रुख करेंगे, यानी कि सीधे तौर पर कांग्रेस पार्टी को, कांग्रेस आला कमान को, स्थानीय नेताओं को इस बात का खास ख्याल रखने की जरूरत है कि उनके विधायकों में किसी किस्म की कोई नाराजगी ना हो, और जैसे कि प्रदीप ठाकुर ने कहा कि उनकी क्वेरीज को सॉल्व किया जाए, वो अगर किसी मसले पर चर्चा कर रहे हैं तो उसको हल किया जाए। एक यही तरीका है कांग्रेस को सेफ, सुरक्षित अंदाज में अपनी सरकार पूरे कार्यकाल तक चलाने का, वरना विधायकों की नाराजगी क्या फिर भारी पड़ सकती है। बिल्कुल मुमताज, देखिए जब राज्यसभा के लिए चुनाव हो रहा था उस वक्त विधायकों की नाराजगी सरकार को कहीं ना कहीं उस मोड़ पर ले आई थी जहां सरकार गिरने की बात की जा रही थी। लेकिन अब वही 4 विधायक जीत के गए हैं कांग्रेस के, और उनको संभालना होगा, यानी कि सरकार उन विधायकों को अगर संजो कर रखेगी, संभाल कर रखेगी, तो सरकार के ऊपर कोई खतरा मंडराने वाला नहीं है। लेकिन अगर उसी तरह से जो जिस तरह पहले हुआ था और उसी तरह के जो रवैया अपनाया गया तो कहीं ना कहीं विधायक बिफर भी सकते हैं। लेकिन फिलहाल अभी जो जीत दर्ज हुई है उससे सरकार पर कोई खतरा नजर नहीं आ रहा। सरकार बिल्कुल स्टेबल है, स्थिर है सरकार, और इसी तरह पूरे 5 साल काम करेगी। तो ऐसे में जो विधायक हैं उनको आपस में एकजुट रखना होगा, क्योंकि देखिए गुटबाजियां होती हैं, गुटबाजियों के बीच जो है कहीं ना कहीं विधायक बिफर जाते हैं। जिस तरह पहले 6 लोग बिफरे थे और उसके बाद 3 लोगों ने अपने इस्तीफे दे दिए थे, तो कहीं ना कहीं सरकार को जो है एक उस मोड़, वो सरकार उस मोड़ में आ गई थी कि जब कभी भी सरकार गिर सकती थी, और आरोप भाजपा पर लगाया गया था। लेकिन अब जो है अब 4 विधायक और जीत गए हैं, यानी कि उनकी संख्या जो है पहले 34 थी अब 38 हो गई है। तो इन चारों विधायकों को जो है मुख्यमंत्री को खुद अपने उसमें पक्ष में लेना होगा, और अपनी जो जितनी भी बातें हैं उनके साथ सहज करनी होगी, उनके काम भी करने होंगे। और अगर इन सभी को संजो करके रखा जाता है तो सरकार के ऊपर कोई ऐसी बात नहीं बनेगी। बड़ी बात तो यह है कि जिस तरह की उम्मीद थी कि 4 लोकसभा सीटों पर जीतेंगे, लेकिन जीत तो नहीं मिली। लेकिन सरकार को बचाने के लिए, जिस तरह से सरकार गिराने की बात की जा रही थी, सरकार को बचाने के लिए जो है 4 विधायकों ने सरकार की मदद कर दी है, यानी कि उन्होंने अपनी जीत दर्ज की है और सरकार को बाहर का रास्ता देखने से पहले ही उनकी जो स्थिति बनी थी उसको खत्म कर दिया है। अब यानी कि सरकार स्थिर रहेगी, और जो 4 विधायक हैं उन्होंने जीत दर्ज की है। ऐसे में सरकार जो है 5 साल निरंतर काम करेगी, क्योंकि पहले वो अल्पमत में जा रही थी, लेकिन अब 4 विधायकों की जीत के बाद बहुमत में चली गई है। तो सरकार सेफ है, और विधायकों को भी अब जो जीत के आए हैं उनको भी बिल्कुल वैसे ही रखना होगा जिस तरह से अन्य विधायकों को रखा जाता है और मंत्री को रखा जाता है, ताकि कोई ऐसी बात ना हो और सरकार पर दोबारा इस तरह का संकट ना आए। मुमताज, ठीक है मनोज। प्रदीप, आपका रुख करेंगे एक बार फिर से। ये जो उपचुनाव हुए प्रदीप, यहाँ जो कांग्रेस से नाराज थे, कांग्रेस के बागी विधायक थे, उन सबको इधर बीजेपी ने टिकट दे दिया, और ऐसे में जो कार्यकर्ता बीजेपी के यहाँ सालों से काम कर रहे थे उनकी नाराजगी थी। और विपक्ष के तौर पर बीजेपी ने जब सरकार पर खतरा आया था, जब नाराज विधायकों की सरगर्मियां तेज थी, तो उस वक्त भी बहुत एक्टिव रोल अदा किया था। क्या लगता है प्रदीप, टिकट जिस तरह से अलॉट किए गए बीजेपी की तरफ से, उपचुनाव में वो भारी पड़ा होगा बीजेपी पर? कौन सी वजह समझ में आती है आपको? बिल्कुल, देखिए जिस तरह से लोकसभा में एक तरफा वोटिंग, यानी हम कह सकते हैं कि चारों सीटें बीजेपी के खाते में जाती है, लेकिन उन्हीं सीटों पर उपचुनाव भी हो रहे थे, तो वहां पर वोटिंग मतदाता अलग तरीके से करता है। तो ये समझा जा सकता है कि मतदाताओं के मन में भी ये बात घर कर तो हमारे दोनों साथी तमाम अपडेट दे रहे हैं लगातार। मनोज धीमान और प्रदीप ठाकुर हमारे ब्यूरो हेड हिमाचल के सियासी सूरत-ए-हाल पर बात कर रहे हैं। तो मनोज, मैं आपका रुख कर रही हूँ यहाँ पर। क्या बीजेपी को अपने जो पुराने वर्कर्स थे या पुराने नेता थे जो सालों से एक्टिव थे इन विधानसभाओं में, क्या उनकी नाराजगी भारी पड़ी होगी? बिल्कुल मुमताज, देखिए जिस तरह ये उपचुनाव हुए, इन उपचुनावों में कहीं ना कहीं जो है वो भाजपा के 2 ही प्रत्याशी जीत दर्ज करवा पाए हैं, बाकी लोग हार चुके हैं। यानी कि 4 सीटें भाजपा ने अपने
हक से गवा दी हैं। यानी कि चाहते तो भाजपा यही थी कि हम 6 की 6 उपचुनाव भी जीत लेते, लेकिन 2 ही प्रत्याशी जो है वो जीत दायर करवा पाए, जिनमें एक सुधीर शर्मा है और एक इंद्रदत्त लखनपाल है। ये 2 ही जीत दर्ज करवा पाए। बाकी राजेंद्र राणा की हार हुई है, अन्य 3 जो है उनकी हार हुई, चैतन्य शर्मा भी हार चुके हैं। तो कहीं ना कहीं भीतर घात जो होता है ना भाजपा के अंदर, भीतर घात, क्योंकि देखिए भाजपा ने जब टिकट दिया था तो बहुत सारे लोग लाइन में लगे हुए थे, टिकट के दावेदार थे, जो सालों से काम कर रहे थे, और अचानक से ये 6 लोग कांग्रेस छोड़ी और भाजपा में गए। तो उस वक्त भाजपा ने इनको सीधे ही टिकट थमा दिया कि आप जाइए और चुनाव लड़िए। तो उस वक्त पार्टी तो एकजुट दिखी है, लेकिन भीतर घात की बात बिल्कुल सही है कि भीतर घात हुआ है, उसके बावजूद ही इन लोगों की हार हुई है। क्योंकि भीतर घात नहीं होता तो शायद जितने मतों से हारे उतने मत वहां पड़ जाते तो जीत भी सकते थे। तो कहीं ना कहीं भीतर घात की आवाज भी यहाँ पर आ रही है, क्योंकि आपने देखा ही होगा कि चुनावों में गुटबाजी हर तरफ से नजर आ रही थी। जिस तरह से बड़े नेता थे उनके टिकट काट दिए, रामलाल मार्कंडे तक को देख लीजिए, वो भी वहां साइडलाइन कर दिए गए थे। उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा, लेकिन उसके बावजूद जो है वहां से भाजपा प्रत्याशी हार गए और कांग्रेस को जीत मिली है। इसी तरह वीरेंद्र कंवर को भी साइडलाइन किया गया था। दूसरी तरफ से देखा जाए तो कई सारे ऐसे तमाम वो नेता थे जिनको साइडलाइन का रास्ता दिखाया गया भाजपा द्वारा, और कहीं ना कहीं उपचुनावों में जो भीतरघात हुआ और हार का सामना करना पड़ा है, तो इसकी वजह गुटबाजी और भीतरघात भी हो सकता है। क्योंकि उम्मीद होती है मुमताज की, हम सालों से कार्यकर्ता हैं और हम भी टिकट के दावेदार हैं, और अचानक से जब ये बाहर से आए, सारे कांग्रेस से आए और बीजेपी में शामिल हुए, इनको टिकट दे दिए गए, तो कहीं ना कहीं लोगों ने ये सोच लिया था कि अगर ये जीत जाते हैं तो हमारे पत्ते तो बिल्कुल सही कहा मनोज आपने। तो हो सकता है कि ये सियासत है, यहाँ पर दाव पेच पार्टी आलाकमान को भी चलने पड़ते हैं और नेताओं को भी अपने अपने वजूद को मजबूत करने के लिए। अब देखते हैं आगे हिमाचल की सियासत में और क्या कुछ होता है। अगली 3 सीटों पर उपचुनाव होंगे तो क्या नतीजे आएंगे। मनोज आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। प्रदीप आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम चर्चा के लिए।